डिस्कस अबाउट द पाथ लेंथ फर्स्ट बिकॉज ये वो चीज़ है जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी थी और इसके बाद फिर हम आपको आज डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे और वो उसमें नई नई चीज़ें आप सीखने को मिलेंगी आपको। तो स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड समथिंग अबाउट पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ क्या होता है, आप देखिए फॉर एग्जांपल कि यहाँ से कोई एक बच्चा है, ओके, वो चलना शुरू कर देता है। वो चलता है ओ से लेके पी तक। बच्चा कहाँ से चलता है? ओ से लेके पी तक जाता है। तो और इसका ये जो मोशन होता है वो वन डायमेंशनल मोशन होता है। मीन्स वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। अब ये पॉइंट ओ है, यहाँ से बच्चा चलता है पी पॉइंट तक चला जाता है, ओके। सो जो ये डिस्टेंस है वो किस में है? मीटर्स में है। दिस पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इट इज़ रिप्रेजेंट इन द डिस्टेंस। इसके जो यूनिट है हमने मीटर लिए हैं, तो ओ से लेके पी तक जाने में वो 360 मीटर चला जाता है। इट गोज़ 360 मीटर, नंबर वन। फिर वो बच्चा यहाँ पहुँचने के बाद, ओके, यहाँ के बाद वो दोबारा फिर यहाँ आ जाता है। then it will then he will go from P to Q, ओके। P से Q तक जाने के बाद वो कितना आता है? 240 मीटर्स आ जाता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 360 minus 240, राइट। सो दिस इज व्हाट 120 मीटर इज, ओके। सो पाथ लेंथ जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो पाथ लेंथ होगी, पाथ लेंथ क्या होगी? 360 मीटर प्लस 120 मीटर, दैट इज 480 मीटर, ओके। अच्छा, यदि वो ओ से पी तक गया, ऐसे मैं लिखता हूँ, ओ से पी तक गया, ओके, पी से यहाँ तक आ गया, तो ये हुआ 360 मीटर। और उसके बाद यहाँ कितना हुआ? 120 मीटर। इसके बाद वो फिर यदि यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, मीन्स आगे फिर वो 240 मीटर आ जाता है। फ्रॉम फ्रॉम अब आगे देखिए, यदि वो क्यू से वापिस ओ पर आ जाता है, तो फिर वो कितनी देर चलता है? 240 मीटर, ओके। सो टोटल पाथ लेंथ फिर क्या हो जाएगी? ये देखिए, इसको 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं। तो टोटल पाथ लेंथ, जो जो रास्ता उसने कवर किया, उसकी कुल लंबाई कितनी हो गई? 480 में आप 240 मीटर और जोड़ दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? ये 720 हो जाएंगे। 0, 8 4 12, 4 2 6 1 7। ये हुआ पाथ लेंथ का कंसेप्ट, कि मतलब जितना पार्टिकल चलता जाता है, उसका सारा का सारा जो रास्ता जिसको वो कवर करता है, वो सिर्फ जुड़ता चला जाता है। अब देखिए, ओ से पी तक गया, 360 मीटर हो गए, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद पी से लेकर क्यू तक आया, 120 मीटर चला, ये हमने दे दिया। यदि हम ये बोलें कि पाथ लेंथ यहाँ तक वो रुक जाता है, यदि इस पॉइंट तक रुक जाता है वो, तो पाथ लेंथ कितनी हुई? 480 मीटर। पर यदि यहाँ नहीं रुकता है, वो वापस फिर जहाँ से चला वहाँ ही पहुँच जाता है, तो साथ में 480 में 240 और जुड़ जाएंगे और टोटल पाथ लेंथ कितनी हो गई? 720 मीटर। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, यदि वो मान लो कि यहाँ ओ से भी आगे निकल जाता है, फ्रॉम ओ टू आर, सो ये नंबर 2 हो गया। फ्रॉम ओ टू आर, फ्रॉम ओ टू आर, यदि ओ से आगे आर तक की ओर चला जाता है, तो क्या होगा? तो वो पार्टिकल, यहाँ देखिए, मैं इसको नए ट्रैक को रेड से लिखता हूँ। ये देखो, अब जो बच्चा है वो ऐसे यहाँ पहुँच गया चल के, ओके, ओ टू आर, तो कितना रास्ता चला वो? 120 मीटर, 120 मीटर। देन पाथ लेंथ क्या हो जाएगी? तो जो थर्ड केस में फिर टोटल पाथ लेंथ, जितनी देर वो टोटल चला, टोटल पाथ लेंथ, ये 3 सवाल हो गए। ये थर्ड पाथ लेंथ है, ओके। पहली बार आपने पाथ लेंथ निकाली थी जब जब बच्चा यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा, यहाँ रुक गया, तो 480 मीटर हो गए। यहाँ से चला,
पी पॉइंट तक गया, दोबारा फिर ओ पर आ गया, यहाँ आ गया, तो पाथ लेंथ होगी 720 मीटर। बच्चा यहाँ से चला था, यहाँ से फिर इधर को आगे निकल गया, तो इसमें कितने और जुड़ जाएंगे, 120 मीटर। तो टोटल पाथ का लेंथ कितनी होगी, उसने कुल रास्ता कितना चला, 720 मीटर प्लस 120 मीटर, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 840 मीटर। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ पाथ लेंथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पाथ लेंथ की बात जो है वो बिल्कुल तह तक समझ आ गई होगी, और ये वो चीज़ है जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। पाथ लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, और इसमें जितना भी देर आप चलते रहते हैं, सारे का सारा जो आपका लेंथ है वो ऐड हो जाती है। तो आपके रास्ते जितना रास्ता आपने तय किया उसकी जो लंबाई को हम बोलते हैं पाथ लेंथ। अपनी भाषा में आप शायद अच्छे तरीके से समझेंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे। जो नई बात हमने सीखनी है उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है? तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन इसकी लिखना पसंद करूँगा। डिस्प्लेसमेंट इज़ द चेंज इन, डेफिनेशन है डिफाइन डिस्प्लेसमेंट, तो आप लिखेंगे चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहले तो आपने डेफिनेशन लिख देनी आराम से कि ऑब्जेक्ट की जैसे पोजीशन चेंज होती है। और यदि हम बहुत अच्छी डेफिनेशन यदि करना चाहते हैं कि जब एक बॉडी के कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं तो वो डिस्प्लेस हो गई होती है। ओके, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, change in position of the object with respect to surrounding is called the displacement। ये displacement हो गया, is called displacement। अब आपको सबसे पहले डिफाइन करना आ जाना चाहिए, उसके बाद समझ तो आपको आ ही जाएगा। अब आपको समझना बहुत आसान लगेगा। हमने बच्चों इसमें क्या करना होता है कि जो बात हम कहते चले जाएंगे उसका हम मैथमेटिक्स बनाएंगे। उदाहरण के लिए देखिए, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अ, अब कपड़े बदल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो हरी वर्दी डालकर वो ओ पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक जाता है, यहाँ तक जाता है। ओके, सो ये जो उसका इनिशियल डिस्टेंस है इसको मैं कह देता हूँ x1 इज इक्वल टू 0, और आपकी घड़ी पर जो टाइम है t1 इज इक्वल टू कोई 0 सेकेंड है। अब घड़ी पर तो 0 नहीं होते हैं, जब आपने किसी चीज़ को देखना शुरू करना होता है वही टाइम 0 सेकेंड हो जाता है। वो टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, घड़ी पर 0 नहीं बजते। ओके, सो दूसरा है कि जब पार्टिकल आपका यहाँ पहुँच गया तो इसको हम कह देंगे x2। तो कितने मीटर पर है ये, जो इसके यूनिट है वो यहाँ मीटर है, एक्सिस में लिखा ना मीटर, तो ये आ जाएगा 360 मीटर दूर चला गया है। और आपकी घड़ी पर कोई टाइम जो दूसरी रीडिंग आप जो दोबारा घड़ी के ऊपर देखेंगे उसको मैं कह दूंगा t2 इज इक्वल टू सम टी सेकेंड्स। इतने सेकंड के बाद आपने घड़ी देखी। अब आप T1 को मान सकते हैं कि आपने मान लो T1 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, T1 को आपने 12:30 पर जो बच्चा यहाँ से चलना शुरू कर देता है। ओके, और 12 बज के, ये जो T2 की वैल्यू आपको पता चल जाए कि 12:35 के ऊपर, ओके, वो यहाँ चला जाता है। तो आपको समझ आ गया। अब ये जो T1 है जो 12:30, जब आपने चलते हुए बच्चे को देखना शुरू किया, ये 0 सेकेंड है। तो पहली रीडिंग जो आपकी होगी, और जो दूसरी रीडिंग 5 मिनट तक आप उसको देखते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम कैसे लिखेंगे कि जो बच्चा डिस्प्लेस कितना हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगा डेल्टा एक्स। तो इसको हम बोलेंगे फाइनल ऑब्जर्वेशन आपकी कितनी थी, x2, और शुरू की ऑब्जर्वेशन कितनी थी, x1। तो ये आपके पास आ जाएगा 360 मीटर माइनस 0 मीटर, तो ये आएगा 360 मीटर। तो बच्चा जो है वो 360 मीटर दूर चला गया है। मैं इस एग्जाम्पल को छोड़ के सबसे पहले आपको कुछ चीज़ और कराना चाहता हूँ, फिर आपको कोई अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। चलो अच्छा, मैं इसको फिर दोबारा कराता हूँ। अच्छा, फिर यदि आपका बच्चा क्या करता है कि बच्चा यहाँ से, दूसरे केस में बच्चा इनिशियली यहाँ है, अब बच्चा पी से लेके क्यू तक आ जाता है। इसको कपड़े बदल देते हैं पहले। ओके, अब बच्चा पी से लेके क्यू तक आता है, तो शुरू में बच्चा कहाँ है,
from for motion between uh, P and Q. P and Q. So child is moving from Q to point P. Okay. सो अब आप यहाँ देखिए, जो डेल्टा एक्स होगा, डेल्टा बेटा हम वहाँ लगाते हैं जहाँ दो चीज़ों को हम घटाते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ों को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा का मतलब आप दो चीज़ों का डिफरेंस निकाल रहे हैं। ओके, सो ये आपकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है, और ये आपकी इनिशियल पोजीशन है। अब आप देखिए ज़रा, फाइनली फाइनल पोजीशन क्या है? जो ये पॉइंट है, बच्चा पी से चला, पी से चला था, क्यू पर पहुंच गया। तो क्यू की जो लोकेशन है वो कहाँ है? 240 मीटर के ऊपर है। ओके, और जो बच्चा चला था पी से वो था 360 मीटर। ओके, अब देखिए जरा इसको पुट करके, x2 की जो वैल्यू है वो 240 मीटर है और x1 की वैल्यू है वो 360 मीटर है। ओके, आंसर क्या आ जाएगा? -120 मीटर। मैं इसकी दोबारा फिर से चर्चा करूंगा, आपने ध्यान से चीज़ों को देखना है ज़रा। अच्छा, अब देखिए कि ये पहला आंसर क्या आया था? 360, और इसका साइन क्या था? पॉजिटिव था। दूसरी बार आंसर कितना आया? -120, और साइन क्या आया है? नेगेटिव आया है। तीसरे केस में चलते हैं। यदि बच्चा अब यहाँ से आगे मूव करता है, क्यू से लेके वापिस ओ तक आ जाता है, फॉर मोशन बिटवीन, मैं यूं लिखता हूं जैसे ओ टू पी एंड बैक टू ओ। ओ से पी तक जाता है, वापस फिर ओ तक चला आता है। जरा गौर से देखना, डेल्टा एक्स, ये क्या होगा? x2 माइनस x1, ठीक है। अब x1 क्या था? जहां से बच्चा शुरू में चला था, ये देखो, यहां से चला था ना, यहाँ ओ से चला था, पी तक गया, पी से वापस फिर ओ तक आ गया। तो यहाँ कितना था उसका? जो पाथ लेंथ थी 0 मीटर था। फिर वो पी तक गया, 360 मीटर हो गया। पी से वापस फिर ओ तक आ गया। तो फाइनली ये वाला जो वैल्यू हुआ x1 का हुआ, और ये वैल्यू हुआ x2, दोबारा फिर से 0 मीटर। तो आपने क्या देखा? ये 0 - 0 मीटर, और आंसर आ गया 0 मीटर। ओके, गौर से देखो, आपने देखा कि जब हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला है, ओके, उसकी तीन वैल्यू आई है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डेफिनेशन हुआ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इसका डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जो है आपने देखा कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, इस केस से पता चलता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, इस केस से पता चलता है, ये जीरो भी हो सकता है, इस केस से पता चलता है। हमें लिखते हैं, एक और उदाहरण आपको देते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको चीज़ें समझनी है, आप यहाँ खड़े हैं इस पॉइंट के ऊपर, ओके, या ये इसको ओरिजिन मान लेते हैं, और आप देखो एक स्ट्रेट लाइन में जाते हुए लड़के को ही देख रहे हैं। देखो, इसको समझना आपने। ये लड़का पहले यहाँ खड़ा है और ये आपसे कितना दूर है? ये कोई x1 मीटर दूर है। ओके, और इस टाइम घड़ी आपके साथ में घड़ी भी है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ओके, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट और साथ में घड़ी पहने हैं आप। उसके बाद बच्चा जो है वो यहाँ पहुंच जाता है, राइट, बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो वो आपसे कितने दूर है? इतना दूर चला जाता है। अच्छा, अब यहाँ जब बच्चा होता है ना, जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो आपके टाइम की वो पहली रीडिंग होती है। यहाँ होगा तो आपकी घड़ी पर टाइम का कोई था t1 सेकेंड, यहाँ के लिए टाइम कोई था t2 सेकेंड। ओके, तो वो यहाँ से यहाँ तक गया कितना? तो आप क्या करेंगे? x2 वाले पार्ट में से इतने वाला पार्ट घटा देंगे, तभी आपको पता चलेगा ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूर गया। वो होगा x2 माइनस x1 मीटर, इतना गया है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये है डेल्टा एक्स, जितना वो डिस्प्लेस, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं।
तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो बिना रीडिंग लिए इस ग्राफ के बगैर हम इसको देखते हैं, फिर आपको, हालांकि आपको पहले समझना चाहिए था, इसमें देखते हैं हम। ये हमारे पास एक जनरल केस हो गया। अब इसके जो 3 आंसर हमने आपके साथ किए, उसको आप समझेंगे कि उसका क्या मतलब है। पहला केस, केस नंबर 1, इसका मतलब ये हुआ इफ x2 जो है x1 से बड़ा है। अब ये देखिए जरा, पॉजिटिव वाला जो चीज़ है वो माइनस वाले से नंबर से बड़ा होगा, तो आंसर क्या आएगा, डेल्टा एक्स का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो x2 कैसे होगा बड़ा, जब यहाँ से पार्टिकल इधर आगे की ओर खिसकेगा तो x2 बड़ा होगा। अब यहाँ, अब आप इसको पहले एग्जांपल को देखिए, x2 और x1, तो जो x1 है वो रीडिंग थी, वो यहाँ था पार्टिकल, और x2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो 360 मीटर था, तो आंसर प्लस आया। दूसरे केस में देखो जरा, केस नंबर 2, दूसरा केस, इफ x2 इज लेस देन x1, यदि x2 x1 से छोटा होगा तो ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, ये वाला पार्ट घट जाएगा। तो माइनस वाला यदि पार्ट बड़ा होगा और प्लस वाला पार्ट छोटा होगा, तो आपका आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। सो डेल्टा एस इज एक्स इज नेगेटिव। ओके, सो ये उदाहरण आप देख लीजिए कि यदि मान लो एक पार्टिकल है, यहाँ से गया यहाँ तक, और उसके बाद फिर यहाँ आ जाता है, तो उसकी जो जो इनिशियल पोजीशन है, जैसे यहाँ से यहाँ नहीं गया, यहाँ से लेके आप P2Q, इनिशियल पोजीशन इसकी 360 मीटर है, फाइनल पोजीशन इसकी 240 मीटर। अब इस ग्राफ में देखिए, इसको कैसे लिखेंगे, x2 जो है x1 से कैसे कम होगा, ये x1 है, तो x2 कैसा होना चाहिए, पार्टिकल यदि या बच्चा इधर को आता है। ओके, यदि इस तरीके का, मैं एक ग्राफ आपको फिर ड्रॉ कर देता हूँ, लेकिन आप ध्यान से देखिए। राइट, शुरू में बच्चा यहाँ खड़ा है और ये डिस्टेंस जो है वो x1 है। फिर बच्चा इधर को मूव नहीं करता है, इधर को नहीं मूव करता, इधर को मूव करता है, और वो यहाँ पहुंच जाता है। ये A है, आप B इधर है, वो क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो यहाँ कोई मूव कर सकता है। तो x2 आप देखिए, आप पहले से छोटा हो गया। इस स्टेज में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक हो गया। अब तीसरा केस है, तीसरा केस है इफ x1 इज इक्वल टू x2। जरा ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल जहां से चला वापस फिर वहीं पहुंच गया। ये देखो, इसका उदाहरण है कि यहाँ से चले पार्टिकल, पार्टिकल या कोई बॉडी, चाइल्ड, ओ से चला, पी तक गया, वापस फिर ओ पर आ गया, तो उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, जो x1 थी, फाइनल पोजीशन क्या है, वापस फिर जीरो ही है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ओके, अच्छा, आगे आपने जो डिस्प्लेसमेंट है, सो डिस्प्लेसमेंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा बेटा, मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये आपने नोट कर लेना है, डिस्प्लेसमेंट हैज़ both magnitude and direction. Hence, displacement is a vector quantity. अब आपको एक एक चीज समझनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज कर दे तो उसको बताते हैं हमें डिस्प्लेस हो गया। मैग्नीट्यूड का मीनिंग आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक बच्चा कोई 4 मीटर चलता है, ओके, या 10 मीटर चलता है। इसको समझना आपने। मीटर आपको ये बताता है कि आप लेंथ की बात कर रहे हैं, ये लेंथ की सूचना देता है। ओके, और इसके आगे जो 4 लगे हैं, ये किस चीज की सूचना देता है, ये बताता है कि कितनी लेंथ की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, ये जानकारी देता है कि कितनी लंबाई आपने तय की है। देखो नीचे चलिए, मीटर आपको क्या बताता है कि आप लंबाई की बात कर रहे हैं। तो ये 10 क्या बताता है,
10 क्या बताता है कि कितनी लंबाई की आप बात कर रहे हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ओके, एक और उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे आपने 10th में पढ़ा है कि एरिया है किसी प्लेन का, वो है 40 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसमें मीटर स्क्वायर क्या बताता है, एक जानकारी देता है। मीटर स्क्वायर बताता है कि आप एरिया की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट एरिया, टॉकिंग अबाउट एरिया। मीटर स्क्वायर आप देख लीजिए यूनिट में, तो इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट एरिया। पर 40 क्या बताता है, 40 बताता है कि कितने एरिया की बात कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ओके, सो मैग्नीट्यूड जो कॉफिशिएंट, यूनिट का जो कॉफिशिएंट है उसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। एक और उदाहरण दे देते हैं। जैसे आप वॉल्यूम पढ़ते हैं किसी चीज़ का, कि इसका वॉल्यूम है 300 मीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ मीटर क्यूब क्या बताता है, ये जो यूनिट है वे वॉल्यूम के हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट, यू आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम। तो 300 क्या बताता है, 300 बताता है कि कितने वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अब क्लियर हो गया। सो जो डिस्प्लेसमेंट है बोथ एक मैग्नीट्यूड भी है और दूसरा डायरेक्शन, इसकी बात हम आपके साथ अभी अभी करते हैं। इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऐसे जो फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं उनको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हम बताते हैं आपको, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ये नई नई चीज़ें आपको सीखना है। फिजिकल क्वांटिटी, अच्छा बच्चों, जो फिजिकल क्वांटिटी वो चीज़ होती है जिसका फिजिक होता है। फिजिक्स का मतलब जिसकी कोई शेप होती है, शक्ल होती है, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, चाहे माइक्रोस्कोप से देखें चाहे नंगी आंखों से देखें। जो चीज़ आपकी ऑब्जर्वेशन में आपको दिखती है, जिसको आप माप सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, माप सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट, जैसे कोई चीज़ मूव कर रही है तो आप उसको देख सकते हैं, इसलिए वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें, जैसे एरिया है, जैसे ये देखो ना, एक ये कॉपी होगी कोई आपकी, ऐसे मैं बनाता हूँ, ठीक है, ये कोई कॉपी है, इसमें ये वाला पार्ट जो है वो एरिया है, ठीक है, ये सब एरिया है। अब आपको ये दिख रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप इसको तोलेंगे, आप इसका मास निकाल लेंगे, वेट निकाल लेंगे, तो वो क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी है। जो चीज़ भी आपको दिखती है और उसको आप माप सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, वो जो मेजरेबल है, राइट। सो ऐसी क्वांटिटी जिसका जो मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उसका हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे। मोशन को जब आपने पढ़ना और समझना होता है तो उसके इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, जब वन डायमेंशनल मोशन है ना, उसका हम कुछ ऐसे बना देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, ठीक। आपने ग्राफ पढ़ा था, दिस वाज ग्राफ फॉर यू, कि जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन के यदि आप राइट की ओर मूव करते हैं तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। यदि आप इसके ओरिजिन के लेफ्ट की ओर मूव करते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। यदि इस ओरिजिन के आप अपवार्ड जाते हैं, अपवार्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं ऐसे करके, तो आप इसको पॉजिटिव साइन लेते हैं। और यदि आप डाउनवार्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो आप नेगेटिव साइन लेते हैं। सो साइन, यदि आपने वन डायमेंशनल मोशन पढ़ना हो तो आपको वेक्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि if you are moving in this direction, you will take the positive sign, and if you are moving in this negative direction, you will take negative sign. If you are moving in the upward direction, you will take positive sign. If you are moving in the downward direction, you will take negative sign. So this means if you have to study the one-dimensional motion, you need not to know much about the vector algebra. So in one-dimensional motion, you need not to have vectors. Okay. So our next question is, this is one-dimensional motion without vectors. So this is what I have studied
with you, and now we'll study the path length and displacement. So इसमें path length को आपने separately पढ़ रखा है और displacement को आपने separately पढ़ रखा है। हम इसमें आपको ये बताएंगे, बताने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे आपके साथ कि आपने बताना है कि show that magnitude of displacement may and may not be equal to path length। ये सवाल आ जाएगा आपके लिए, show that show that show that magnitude of displacement may and may not be equal to path length। जो डिस्प्लेसमेंट है मे एंड मे नॉट बी इक्वल टू पाथ लेंथ, वो पाथ लेंथ के बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। ओके, सो इस केस के लिए हम आपको एक उदाहरण के साथ लेके चलते हैं। फर्स्ट वन इज के जैसे देखिए, एक मैं डायग्राम बनाता हूँ। दिस इज पॉइंट ओरिजिन। अब आप यहाँ से देखिए कि यदि आपका जो, जैसे चाइल्ड का मैंने आपको एग्जांपल दिया, चाइल्ड यहाँ से चलता है पी पॉइंट तक जाता है। ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज अलोंग एक्स एक्सिस मीटर्स, और इसको मैं लेता हूँ कि 360 मीटर दूर चला जाता है। अब इसमें देखिए जरा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं सबसे पहले, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1। इसको हमने पहले ऑलरेडी कर रखा है, तो ये आ जाएगा फाइनल पोजीशन इज 360 मीटर, इनिशियल पोजीशन इज 0 से चला है, आंसर आ गया 360 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बाद में आप इसको d से भी लिख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 360 मीटर। दूसरे केस में पाथ लेंथ कितना हुआ, रास्ता कितना कितना इसने चला, तो वो जितना उसने टोटल रास्ता चला है उसको हम पाथ लेंथ बोलते हैं, ओ टू पी, पाथ लेंथ ओ टू पी, ये भी 360 मीटर है। तो आपको 2 और 1 क्या बताते हैं, इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ लेंथ के बराबर है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ लेंथ के बराबर है। दूसरे केस में चलते हैं। दूसरे केस में जो पार्टिकल है वो पॉइंट P से Q तक चला आता है, इसको मैं Q मार्क कर देता हूँ, और ये 240 मीटर है, राइट। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डेल्टा x इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ओके, अब इसमें देखिए कैसे आ जाएगा। शुरू में पार्टिकल आपका चला था O से, और O से P तक गया और दोबारा Q पर आ गया, पर अब उसकी जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन में क्या डिफरेंस है, ये वाली रीडिंग जो है वो x2 होगी और ये वाली रीडिंग जो होगी वो x1 होगी। x2 क्या है, 240 मीटर। ओके, चला कहाँ से था, 0 से चला था, ओरिजिन से चला था, तो इसका आंसर क्या आ गया 240 मीटर। ओके, पर पाथ लेंथ कितनी आई, पाथ लेंथ का मतलब जितना भी रास्ता वो चला है। आपने देखा पाथ लेंथ के लिए बच्चा यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ गया तो तीन सारा रास्ता जुड़ता चला जाएगा। तो ये पाथ लेंथ कितनी होगी, पहले 360 मीटर चला, फिर 120 मीटर चला, तो कितना हो गया 480 मीटर। अब इसको मैं 3 नंबर डाल देता हूँ और इसको मैं 4 नंबर डाल देता हूँ। कंक्लूजन क्या हुआ यहाँ से, जो डिस्प्लेसमेंट है इज नॉट इक्वल टू पाथ लेंथ। अब डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ के बराबर नहीं है। और तीसरा केस चलिए, तीसरे केस में देखिए, तीसरे केस में जो बच्चा है वो क्यू के बाद दोबारा फिर ओ के ऊपर आ जाता है। आगे चलते हैं, डेल्टा एक्स क्या होगा,
डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अब चाइल्ड क्या करेगा इस केस में, O से P तक गया, वापस फिर सॉरी वापस फिर O पर आ गया है। तो ये जो O से चला ये पोजीशन है x1, वापस फिर O पर आ गया, ये हो गया x2। इसका मतलब ये आ जाएगा 0 माइनस 0 मीटर बराबर है 0 मीटर। ओके, सो यहाँ से चला था, यहाँ 0 मीटर है इक्वेशन, वापस फिर वहीं पहुंच गया 0 माइनस 0, और ये आ गया इक्वेशन नंबर 5। और पाथ लेंथ क्या होगी, पाथ लेंथ क्या होगी देखो जरा, O से P तक गया, O से P तक गया, P से फिर O पर आ गया, तो ये आ जाएगा 360 मीटर प्लस 360 मीटर बराबर है 720 मीटर। इसमें भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है इज नॉट इक्वल टू पाथ लेंथ, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ के बराबर नहीं है। तो आपने देखा कि आप इस बात को अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ है वो जरूरी नहीं है कि वो बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं कि वो हमेशा बराबर हो। ओके, सो आगे हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम आपके साथ चर्चा करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। ये सारे एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से पैरा वाइज दिए हुए हैं, पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2, पैरा नंबर 3। तो जैसे हमने पढ़ा देना उसके बाद आपने एनसीईआरटी को पैरा नंबर पढ़ना, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, और आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। अच्छा बेटा, इसमें ऐसा है कि 10th में आपने ग्राफ्स अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, तो उसमें ये वाला पार्ट है एक्स एक्सिस, ओके, और ये वाला पार्ट है बाई एक्सिस, राइट। अब इसमें ना हम ऐसा करते हैं कि ये पॉइंट लोकेट करते हैं, 10 के ऊपर वाला 1, और ये 2, और ये 3, और ये 4, और ये 5, और ये 6, ओके, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो पॉइंट है वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करता है। तो हम इन जो ये पॉइंट हो गए हमारे पास ए, बी, सी, डी, ई और एफ, तो ये जो पहली रीडिंग हमारी होगी इसको मैं लिखूंगा x कॉमा बाई, पहले x एक्सिस की रीडिंग आएगी और फिर बाई एक्सिस की रीडिंग आएगी। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसकी रीडिंग का एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है। x एक्सिस के ऊपर है टाइम और बाई एक्सिस के ऊपर है पोजीशन। अब इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखना आपने, आपकी पहली रीडिंग बताती है कि जब आपकी घड़ी के ऊपर टाइम था 10 सेकेंड, तो जो आपकी कार थी, अब आपको कार में घुमा देते हैं, चलो ये कुछ ये कार की पोजीशन है, ओके। तो आपकी कार थी 40 मीटर के ऊपर, आपसे वो 40 मीटर दूर थी, आप उसको देख रहे हैं। जैसे मैं यूं यूं उदाहरण से बता देता हूँ कि आपका जैसे हाँ टी इज इक्वल टू 0 है, 0 के ऊपर भी 40 मीटर, मैं इसको पहले 0 सेकंड लिखता हूँ, 0 सेकंड पहली रीडिंग। ये तो क्वेश्चन पता कैसे है, ये ऐसे है, ये कार ऐसे खड़ी है, यहाँ कार खड़ी है, ओके, और आप यहाँ खड़े हैं, घड़ी घड़ी आपके हाथ में है, और ये वाला है डिस्टेंस 40 मीटर। अब कार में ड्राइवर नहीं है, घड़ी आपकी लगातार चल रही है, जब आपने देखना शुरू किया, जिस टाइम आपने कार को देखना शुरू किया वही 0 सेकंड होता है, उसके बाद आपने 10 सेकंड के बाद फिर देखा, ठीक है। इसके यूनिट क्या होंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये होंगे एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की वैल्यू। इसके क्या होंगे 30 और 40, इसके क्या होंगे 40 40, इसके क्या होंगे 50 40, इसके क्या होंगे 60 और 40। मतलब 10 सेकंड के बाद आपने देखा कार आपसे 40 मीटर दूर थी, 20 सेकंड के बाद आपने देखा कार 40 मीटर आपसे दूर थी, 30 सेकंड के बाद आपने देखा कार 40 मीटर दूर थी, 40 सेकंड के बाद देखा, आप ग्राफ को ध्यान से देखिए,
कार आपसे 40 मीटर दूर थी। 50 सेकंड के बाद देखा, कार 40 मीटर दूर थी और 60 सेकंड के बाद आपने देखा, तो कार 40 मीटर दूर थी। आपने क्या देखा? घड़ी के ऊपर टाइम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये देखिए ज़रा, घड़ी के ऊपर टाइम लगातार बढ़ता चला जा रहा है, पर उसकी पोजीशन जो है, वो 40 मीटर के ऊपर ही है। इसका मतलब कार अपनी जगह से हिल नहीं रही है। तो यदि आपने किसी स्टेशनरी, जो बॉडी अपनी जगह रेस्ट में रहे, उसको बोलते हैं हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब इसको हमने ग्राफ की भाषा में बताना है, ग्राफिकली। ग्राफिकली जो हम बताते हैं वो शॉर्टकट मेथड होता है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का। सो वी आर रिप्रेजेंटिंग ग्राफिकली कि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसका ग्राफ इस तरीके से आएगा। सो इसमें जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो ये आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं अगले ग्राफ के ऊपर। अब यदि आपकी कार रेस्ट में नहीं है, आपकी कार मूव कर रही है, उसमें हम कुछ रीडिंग्स लेते हैं। अब हम इस फिगर नंबर बी को और फिगर नंबर सी की आपके साथ चर्चा करेंगे, और इस ग्राफ से देख के आपको बड़ी सुंदर तरीके से चीज़ें अपने आप समझ आ जाएंगी। मैं आपको एक घटना, ये किस तरीके की है, उसमें उसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ आप खड़े हैं और अब आपकी पोजीशन ऑफ द कार कहाँ है? यहाँ है। अब आप पूछ सकते हैं कि सर आपको कैसे पता? क्योंकि जो x का वैल्यू है, जब टाइम आपकी घड़ी पर 0 है, अब जो बच्चा यहाँ खड़ा है बिल्कुल कार के पास, घड़ी पहन के, और x का वैल्यू जो है वो यहाँ है। अब x भी 0 है और t भी 0 है, क्योंकि वो इस पॉइंट से पता चलता है। तो पहली वैल्यू x की यहाँ बिल्कुल क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और इधर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। मैं यहाँ कुछ पॉइंट मार्क करता हूँ, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके। मैं 4 पॉइंट मार्क करता हूँ, और इसके वर्टिकली डाउनवर्ड एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू और चौथी वैल्यू, और बाई एक्सिस में भी मार्क करता हूँ। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ कोई 1 सेकेंड या 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड एंड 20 सेकेंड्स। इसको मैं मार्क कर देता हूँ 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर। ठीक है, अब देखो आप इसमें क्या हो रहा है। इसमें ये हो रहा है कि जब आपकी घड़ी के ऊपर टाइम 5 सेकंड होते हैं, तो आपकी कार यहाँ पहुँच जाती है, आपकी कार इस पॉइंट पर पहुँच जाती है। फिर जब आपकी घड़ी के ऊपर टाइम 10 सेकंड हो जाते हैं, तो कार यहाँ पहुँच जाती है। कितने मीटर दूर चली जाती है? 10 मीटर दूर चली जाती है। अब समझने की कोशिश करिए। और जब आपकी घड़ी पर, ये हो गए 5, ये 10, 15 सेकंड हो जाते हैं, तो आपकी जो कार है वो 15 मीटर दूर तक पहुंच गई होती है। जब आपकी घड़ी पर 20 सेकंड हो जाते हैं, तो आपकी कार जो है वो 20 मीटर दूर चली गई होती है। अब आप क्या देख रहे हैं? हर 5 सेकंड के बाद आपकी कार 5 मीटर दूर जा रही है। हर 5 सेकंड के बाद आपकी कार 5 मीटर दूर जा रही है। ओके, तो इस मोशन को, ठीक है, जब आपकी रेशो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में, देखो टाइम का यदि इंटरवल है, इंटरवल का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द टू इवेंट्स। तो यदि टाइम इंटरवल में, एक फिक्स टाइम इंटरवल में आपकी कार बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ओके, क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो यदि यूनिफॉर्म मोशन होता होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी होता होगा। ओके, तो यदि मैं ऐसे लिखूं, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी आपको साथ में बताना जरूरी है, क्योंकि अभी एनसीईआरटी ने अभी आपको इस स्टेज पर पढ़ाया तो नहीं है, फिर भी मैं आपको उदाहरण से दे देता हूँ कि देखो फॉर एग्जांपल ये कार है। यदि ये, ठीक है, ये आ गया ए। पहले वो 1 सेकंड में, पहले 5 सेकंड में वो 5 मीटर दूर चली जाती है। ठीक है, अगले 5 सेकंड में वो सिर्फ 2 मीटर दूर जाती है।
7 मीटर पर पहुँचती है। अगले 5 सेकंड में वो वो 12 मीटर दूर पहुँच जाती है। अगले 5 सेकंड में वो 20 मीटर दूर पहुँच जाती है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन। कि कभी वो तेज़ी से चले, कभी धीरे चले, ठीक है? कभी रुक जाए, तो ऐसा मोशन कौन-सा होता है? नॉन यूनिफ़ॉर्म, उसकी एक जैसी फ़ॉर्म नहीं होती है। ओके? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं अगले ग्राफ में। तो ये इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है? इस ग्राफ में से भी आपको बड़ी मज़ेदार एक जानकारी मिलेगी, वो देखना आपने। इसमें देखिए ज़रा टाइम, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाला जो पार्ट है, इसका डिस्प्लेसमेंट है वो बाय एक्सिस में है। ज़रा देखिए, ये एनसीईआरटी की बुक में सब कुछ साफ-साफ लिखा हुआ है। इसको वीडियो सुनने के बाद आप एनसीईआरटी के पैरा वाइज़ उसको दोहराएँ, और एक पैरे से आप कितना सुंदर सीख सकते हैं, उसका आप नोटबुक पर ध्यान से लिखें। मैंने आपको पैरा वाइज़ ही समझाया है। देखिए, ये क्या बताता है? ये बताता है कि शुरू में जब आप इसको कार को नोट करते हैं कि ये कार यहाँ से चलने लगी। ये देखें, ये कार आ गई और ये कार यहाँ से चलने लगी। अब जब आपकी घड़ी के ऊपर टाइम t इज़ इक्वल टू 0 सेकंड था, 0 सेकंड का मीनिंग मैंने आपको बताया, जितने बजे भी आप उसको पहली बार किसी चीज़ को चलते हुए देखना शुरू करेंगे या किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना शुरू करेंगे, वो ही आपकी पहली रीडिंग जो होगी वो 0 सेकंड मानी जाएगी। चाहे आप 3 बजे शुरू करो, 3 बज के 7 मिनट पर करो, 3 बज के 33 मिनट पर चलो करो, तो वो रीडिंग पहली क्या होगी? t इज़ इक्वल टू 0 सेकंड। हमने क्या देखा कि जब टाइम तो बढ़ता चला गया, पहले 2 सेकंड के तक भी जो कार है वो रेस्ट में थी, नहीं मूव कर रही थी। 4 सेकंड के बाद जो है कार धीरे-धीरे मूव करना शुरू किया। ये देखिए ज़रा, ये जो बाय एक्सिस की जो रीडिंग है वो बहुत स्मॉल है, थोड़ी-सी खिसकी है वो अपनी जगह, स्टार टाइप हो रही है। जब वो 10 सेकंड हो जाते हैं, तो कार जो है, इसके बाद इसका जो ग्राफ है 18 सेकंड तक देखो, यहाँ तक देखो, जो ग्राफ है वो यूनिफ़ॉर्म मोशन की तरह है, जो हमने अभी-अभी पढ़ा है। ग्राफ इज लाइक ए यूनिफॉर्म मोशन। ये वाला जो पार्ट है, ये यूनिफॉर्म मोशन वाला है। दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, जो मैंने आपको अभी ग्राफ पढ़ाया था। ये वाला पार्ट क्या है? ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें जो कार है वो बराबर समय में बराबर दूरी तय नहीं कर रही है। फिर आप देखिए, जब आपकी घड़ी के ऊपर ऊपर 18 सेकंड्स हो जाते हैं, जब से आपने यहाँ से 0 सेकंड पर देखना शुरू किया, कुछ देर कार नहीं चली, फिर कार चलने लगी, फिर उसकी वेलोसिटी लगातार बदलने लगी। इस 10 सेकंड और 18 सेकंड तक उसकी जो वेलोसिटी है, और जो सॉरी, वेलोसिटी की अब बात अभी तक हम नहीं कर सकते, कि उसने जितना हर 2 सेकंड में जो पाथ है वो बराबर कवर किया है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। 18 सेकंड के बाद आपका ड्राइवर ब्रेक मार देता है। ब्रेक मारने के बाद क्या होगा? उसका जो स्पीड है वो घट जाएगी। ये देखिए, वो कम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अगले 20 सेकंड तक, वो 20 सेकंड पर जाने के बाद आपकी कार स्टॉप हो जाएगी। यहाँ कार आपकी स्टॉप हो जाएगी। ओके? मुझे कैसे पता चला स्टॉप हो जाएगी? क्योंकि उसके बाद देखिए ज़रा, ये देखिए, एट अ डिस्टेंस ऑफ 296 मीटर। अब 20 सेकंड के बाद भी वो 296 मीटर पर ही है, और 22 सेकंड के बाद, यहाँ देखो, ये इसके छेद में है ना, ये देखो, वो 20 सेकंड के बाद भी उसकी लोकेशन अब कितने दूर चली गई, वो इस साइड से पता चलेगा, 296 मीटर के ऊपर ही है। जब टाइम t इज इक्वल टू 20 सेकंड है, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 296 मीटर। जब टाइम 22 सेकंड हो जाता है आपकी घड़ी के ऊपर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट फिर भी कितना है? 296 मीटर। इसका मतलब जो आपकी कार है वो अब रुक चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यदि कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप उसको एनसीईआरटी की बुक से एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे और इसका अच्छा नोट बनाएँगे। अगले वीडियो तक। धन्यवाद।